एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की लाइफ में इलेक्ट्रिकल मशीन कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना क्रूशल रोल प्ले करता है उसके करियर में, उसके करियर बिल्डिंग में, इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर अगर हम डिस्कशन करेंगे तो बहुत लंबा डिस्कशन हो सकता है और इस लंबे डिस्कशन को हम आगे के वीडियोस के लिए बचा के रखते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और जी सेंट्रिक के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं और आज से इसी वीडियो से इलेक्ट्रिकल मशीन का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। ये मशीन का कोर्स कहां पे काम आता है। देखो, आपने अगर आपके डिग्री के ऊपर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का चाहे डिप्लोमा हो चाहे बीई बीटेक हो, तो वहां के जो सेमेस्टर एग्जाम होंगे वहां सबसे पहली बार आपको दर्शन होते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन के। तो सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी ये कोर्स बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद जैसे ही सेमेस्टर एग्जाम से थोड़ा सा सांस लेके एग्जाम देके आगे बढ़ते हो, जैसे जैसे बढ़ते जाओगे, अपने सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आते जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी फेस करना है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कौन कौन सी हो गई? गेट एग्जाम, जो कि मल्टीपल अपॉर्चुनिटी खोलता है। अब मैं गेट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो उसके लिए नहीं है ना। अदरवाइज मैं अलग अलग वीडियो अलग अलग सबके लिए बना चुका हूं। ईएससी में बहुत काम आएगा, प्री और मेंस दोनों एग्जाम में काम आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं तो वहां पर भी ये कोर्स काम आने वाला है आपको। एसएससी जेई में भी ये बहुत काम आने वाला है आपको। बार्क, बीआरसी, इसरो, स्टेट के बहुत सारे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एई और जेई के पेपर होते हैं, वहां पे काम आएगा। बहुत सारे इंडिविजुअल पीएसयू अपना एग्जाम कंडक्ट कराते हैं तो वहां पर काम आएगा आपको। इंटरव्यू सबसे ज्यादा जरूरी है, आपका जो कॉलेज वाइवा होता है या फिर अलग अलग जगह पे अलग अलग इंटरव्यू, जहां पर भी इंटरव्यू अवेलेबल होगा उस इंटरव्यू एग्जाम में भी आपसे इलेक्ट्रिकल मशीन के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये कोर्स जो है ये बहुत बेहतर वे में कवर करने की मैं कोशिश करूंगा। मैं हमेशा इस वर्ड को यूज करता हूं, कोशिश करूंगा। कोशिश करने में क्या होता है, हमेशा इंप्रूवमेंट का स्कोप छूटा रहता है। तो गाइस, इलेक्ट्रिकल मशीन जैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए एक चीज और है इस सब्जेक्ट के साथ में, क्योंकि ये सब्जेक्ट अगर हम थ्योरेटिकल पढ़ने लगे और पीएचडी करने लगे तो सालों लग जाएंगे। हो सकता है आज से 40 साल बाद में इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ाऊं तो फिर भी मुझे लगेगा कि थोड़ा और जानना बाकी रह गया है, थोड़ा और जानना बाकी रह गया है। तो ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। इस बहुत बड़े सब्जेक्ट को मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आपके एग्जाम्स के लिए जरूरी है। एग्जाम्स, इंटरव्यू, सारी चीजें आप कर लोगे। थ्योरी को उस कॉम्पैक्टनेस के साथ, जो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है उनको बहुत अच्छे से करेंगे और साथ में बहुत न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ताकि आपको, क्योंकि आप कोई भी कोचिंग क्यों ज्वाइन करते हो, ताकि आपको कम टाइम में इफेक्टिव तरीके से चीजें मिले। तो और आप जानते हो जी सेंट्रिक के बारे में कि हम लोग 25-30 मिनट से ऊपर का लेक्चर नहीं रखते हैं, कॉम्पैक्ट रखते हैं ताकि रिवीजन करते टाइम पे आसानी रहे आपको और जल्दी जल्दी आप अपना कंटेंट कंज्यूम करते हो। ठीक है, तो टाइम का बहुत ध्यान रखता हूं क्योंकि मैं और मेरी पूरी टीम हमेशा स्टूडेंट का टाइम का वैल्यू करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट का टाइम बहुत कीमती है। उसे बहुत लंबा चौड़ा करके नहीं पढ़ाना है, उसको कॉम्पैक्ट करके न्यूमेरिकल वाइज और एक कॉम्पिटिटिव माहौल देना है। ठीक है, तो आप जैसे जैसे आप सब्जेक्ट पढ़ते जाओगे जी सेंट्रिक पे, आपको ऑटोमेटिक पता लगते जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल मशीन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल मशीन में से भी इलेक्ट्रिकल को भी साइड में रखो। सिर्फ मशीन का मतलब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज मशीन, तो क्या बोलोगे? दैट कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अदर फॉर्म। सिंपल इतनी सी ही डेफिनेशन है सिर्फ मशीन की। और अगर कोई पूछ ले कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल मशीन, तब आप क्या बोलोगे? द डिवाइस कैपेबल ऑफ कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन। मीन्स इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल या फिर मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। और एक वर्ड ध्यान रखना, दैट इज कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन होना चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल हो या मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल हो, आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल मशीन्स। ठीक है, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल मशीन की। अब चलो देखो, इलेक्ट्रिकल मशीन में अगर हम जाने तो मान लीजिए ये मशीन है ना, एक एग्जांपल लेते हैं। एक मशीन है जिसका इनपुट हमने क्या दिया? इनपुट इलेक्ट्रिकल दिया, इनपुट हमने दिया इलेक्ट्रिकल, और आउटपुट हमें क्या मिला? मैकेनिकल। आउटपुट कहां मिला? मैकेनिकल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? जिसमें इनपुट इलेक्ट्रिकल है और आउटपुट मैकेनिकल क्वांटिटी है, इसको बोलते हैं मोटर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल मोटर्स। ठीक है, मोटर को मैं इस तरीके से गोला करके एम बनाऊंगा, ये सिंबल है मोटर का। अब ये कहां देखा है? बचपन से जब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में सोचते भी नहीं थे या फिर आपने अपना प्राइमरी एजुकेशन भी स्टार्ट नहीं किया था, तब से आपके घर में एक सीलिंग फैन है ना, एक सीलिंग फैन है। वो क्या कर रहा है? आपको हवा दे रहा है, ठंडी ठंडी हवा दे रहा है।
इसका मतलब क्या कर रहा है, आपने वो ठंडी हवा लेने के लिए आपके घर में जो स्विच बोर्ड था वहां पे जाके बटन दबाया, आपने क्या किया, इलेक्ट्रिकल इनपुट दिया और मैकेनिकल मूवमेंट हुआ पंखड़ियों का और आपको ठंडी हवा मिली, जिससे आपकी लाइफ क्या मिली, आसान बनी। आपकी लाइफ क्या बनी, आसान बनी। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल सीलिंग फैन का। चलिए अब इसका रिवर्स अगर होता है, सपोज करो ये मशीन है और इसका इनपुट अगर मैकेनिकल हो, इनपुट अगर मैकेनिकल हो और आउटपुट क्या हो, आपका इलेक्ट्रिकल हो, आउटपुट क्या हो, इलेक्ट्रिकल हो, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं, ऐसी मशीन को बोलते हैं हम जनरेटर्स। क्या बोलते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, जनरेटर। अब सर थोड़ा सा ठीक है, सीलिंग फैन वाला तो समझ में आ रहा है, जनरेटर थोड़ा सा देखा देखा कम दिखता है हमें। चलो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल बताने से पहले आपको बताऊं कि आप किसी शादी में जाते हैं ना, गांव कस्बे की शादी में, शहर में तो इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, बट गांव कस्बों की शादी में आप गए होंगे तो वहां शादियों में टेंट, तंबू, लाइटिंग, टेंट वगैरह लगने के साथ साथ एक चीज और लगाई जाती है, दैट इज जनरेटर। क्यों? क्योंकि मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी चले गई तो इमरजेंसी के तौर पे क्या करते हैं, जनरेटर स्टार्ट करके इलेक्ट्रिसिटी चला देते हैं ताकि शादी वाले घर में डिस्टर्बेंस कम हो। आपने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा। और वो जनरेटर कहाँ रखा रहता है, टेंट के एकदम कोने में कहीं ना कहीं रखा रहता है, क्योंकि उससे धुआं भी उठता है, पॉल्यूशन करता है, इस वजह से आप चाहते हैं कि उसको कोने में पटक रखें। तो वो जनरेटर वहां कोने में पड़ा है भाई साहब। सपोज करो आप शादी में गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी चले गई है और तुरंत इलेक्ट्रिसिटी जैसी आती है तो घर में तुरंत उस बंदे को आवाज लगाई जाती है जो थोड़ा सा मस्कुलर पावर रखता हो, जो थोड़ा ताकतवर हो। क्यों ताकतवर हो? क्योंकि उस जनरेटर के प्राइम मूवर को घुमाने के लिए उस ताकतवर इंसान की जरूरत पड़ती है। अभी थोड़ा थोड़ा इमेजिन कर पा रहे हो, है ना? चलो थोड़ा सा आगे और इमेजिनेशन को। अच्छा, ये जनरेटर है ना, इस तरह का देखा होगा, ये प्राइम मूवर होगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो एक बॉडी बिल्डर आदमी आता है ना? अच्छा, ताकतवर आदमी, बिना बॉडी का भी ताकतवर आदमी जिसको टेक्निक है घुमाने की, वो भी घुमा सकता है, बट थोड़ी सी ताकत तो लगती ही लगती है। तो ये जनरेटर का प्राइम मूवर, इस प्राइम मूवर में वो क्या करता है, एक हत्था होता है ना, एक तरह का बोल सकते हैं उसको, इसके अंदर जाने वाला कुछ भी बोल लो, जैसे XYZ है ना, तो एक तरह का हैंडल होता है, वो हैंडल लगाता है उसमें और इस तरीके से 1 2 3 4 करता है, टक 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 टक, और जनरेटर स्टार्ट हो जाता है। अब एक ताज्जुब वाली बात है कि सर ये मैकेनिकल पावर तो थोड़ी देर ही देता है, कुछ सेकंड्स हाथ हिलाता है, उसके बाद छोड़ देता है, उसके बाद तो ये अपने आप चलने लग जाता है। बट आप एक गौर करना, ये जो पावर, ये जो है ना सिलेंड्रिकल शेप में प्राइम मूवर, ये कंटिन्यूसली घूमता रहता है। क्यों घूमता रहता है कंटिन्यूसली? क्योंकि यहां पर वो जो शक्तिशाली आदमी आया ना, उसको भी तो शादी अटेंड करना है, उसको भी शादी अटेंड करना है, तो उसको वहीं थोड़ी लगा सकते हैं कमन, बेटा तू यहीं पे रहे, ये जो प्राइम मूवर है ना, इसको बस इस तरीके से गोल गोल घुमाते रहना, तो इसकी तो हालत खराब हो जाएगी। तो हमने क्या जुगाड़ लगाया कि उस टाइम तक जब ये जनरेटर बने होंगे, उस टाइम तक IC इंजन आ चुके थे, तो हमने क्या किया, डीजल डाला, एक इंजन भी कनेक्ट किया। वो इंजन क्या करता है, पिस्टन के फॉर्म में एक तरह का ऑपरेशन होता है यहाँ पे, और इस प्राइम मूवर को एक बार रोटेट करने के बाद वो जो डीजल इंजन है वो क्या करता है, उस प्राइम मूवर को कंटिन्यूअस मूवमेंट में रखने का काम करता है। इसका मतलब है कि यहां पर एक इंजन है जिसका फ्यूल जो है वो डीजल है। डीजल क्या करेगा, पिस्टन मूवमेंट से इस प्राइम मूवर को कंटिन्यूअसली क्या रहेगा, रनिंग स्टेज में रखेगा। मतलब कंटिन्यूअसली यहां पे मैकेनिकल इनपुट मिल रहा है और उधर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी मिल जा रही है आपको। तो ये जनरेटर मैंने थोड़ा शादी वाले एग्जांपल से समझाया ताकि आपके दिमाग में फिट रहे। तो अब समझे आप कि यहां पर मैकेनिकल इनपुट देंगे, इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलेगा, इसको बोलते हैं जनरेटर। ये जस्ट मैंने एक ऐसा एग्जांपल बताया, अदरवाइज आगे चल के मैं थोड़े से दूसरे जनरेटर के बारे में जब डिस्कस करूंगा तो और बेहतर वे में, क्योंकि कई बार अभी तो हमने क्या किया, यहां से हाथ से करा और इसमें डीजल डाला था, उसकी वजह से पूरा का पूरा मैकेनिकल मूवमेंट कर रहा है। आगे चल के जब मशीन्स पढ़ेंगे तो ये जो प्राइम मूवर है ना, इसको टरबाइन, स्टीम टरबाइन और ये सब चीजें घुमाएगी, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिकल मशीन का पूरा मोटर्स एंड जनरेटर। तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिकल मशीन यहां पे फिनिश होता है। ठीक है, टाटा बाय बाय गुड बाय। ठीक है, चलो इलेक्ट्रिकल मशीन आपका यहां से फिनिश हो गया। कुछ रह गया क्या? कुछ रह गया? हाँ सर, हम तो इलेक्ट्रिकल मशीन हमारे सेमेस्टर में था तब तो हम ट्रांसफॉर्मर से स्टार्ट करे थे, तो आपने मोटर तो बता दिया, जनरेटर भी बता दिया, ट्रांसफॉर्मर का क्या होगा सर? हमने तो इलेक्ट्रिकल मशीन ट्रांसफॉर्मर से स्टार्ट करी है। तो रुको जरा, ट्रांसफॉर्मर के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर सबसे पहली चीज, इट इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल मशीन।
ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रिकल मशीन नहीं है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर के अंदर कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कन्वर्जन नहीं हो रहा है। तो आप क्या बोलोगे, सर ट्रांसफॉर्मर तो इलेक्ट्रिकल मशीन ही नहीं है। तो विडंबना ये है, आयरनी ये है कि हम इलेक्ट्रिकल मशीन को वहां से पढ़ना स्टार्ट करते जो खुद एक इलेक्ट्रिकल मशीन नहीं है, दैट इज ट्रांसफॉर्मर। तो सर ये ट्रांसफॉर्मर क्यों है? तो मैं आपको अभी बात करता हूं। देखो चलो, ट्रांसफॉर्मर तो देखा होगा आपने सभी ने, नुक्कड़ पे डीपीबी बोलते हैं उसको देसी भाषा में, है ना, नुक्कड़ में, गांव कस्बे में कहीं पर भी देखने को मिल सकता है। तो ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, इनपुट भी क्या रहता है, इलेक्ट्रिकल, इनपुट भी क्या रहता है, इलेक्ट्रिकल, और आउटपुट भी क्या रहता है, इलेक्ट्रिकल। तो सर यहां तो मशीन की डेफिनेशन फिट नहीं हो रही है, इस वजह से क्या आप बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल मशीन नहीं है? जी हाँ, क्योंकि कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन नहीं हो रहा है, इस वजह से इलेक्ट्रिकल मशीन नहीं है। कई सारे फॉरेन ऑथर की किताबों में क्या होता है ना कि इलेक्ट्रिकल मशीन की जो बुक होती है उसके हेडिंग जो होती है वो ऐसा रहती है, इलेक्ट्रिकल मशीन एंड ट्रांसफॉर्मर। इंडियन ऑथर की सारी किताबों में इलेक्ट्रिकल मशीन हेडिंग लिखी है, बट बहुत सारी किताबें इसमें इलेक्ट्रिकल मशीन एंड ट्रांसफॉर्मर लिखा होता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रिकल मशीन का पार्ट नहीं है, ठीक है। बट हाँ, एक चीज कॉमन होती है, फिर भी सर हम क्यों पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर, ऐसा डाउट आपका चल रहा होगा। एक चीज कॉमन होती है, उस कॉमन चीज को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर की एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल पावर एट सेम फ्रीक्वेंसी, है ना, एट सेम फ्रीक्वेंसी, इसको ध्यान रखना जरूरी है, सेम फ्रीक्वेंसी, यूजुअली फ्रॉम वन वोल्टेज लेवल टू अनदर वोल्टेज लेवल, है ना, वोल्टेज लेवल बदलता है, सेम फ्रीक्वेंसी होती है, इनपुट एंड आउटपुट पावर सेम रहता है ट्रांसफॉर्मर में। इफ इट डज नॉट चेंज द वोल्टेज लेवल, ऐसे ट्रांसफॉर्मर भी है जो स्टेप और स्टेप डाउन नहीं करते, वोल्टेज लेवल चेंज नहीं करते हैं, एज इट इज 1:1 के रेशो में होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर। इनका यूज ज्यादातर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में काफी है, जैसे गेट फायरिंग सर्किट हमने पढ़ा था, वहां पर भी आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर सिर्फ स्टेप डाउन या स्टेप अप नहीं होते। कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि स्टेप अप स्टेप डाउन होते हैं क्या ट्रांसफॉर्मर के पार्ट, आप बोलते हैं हाँ सर दो ही होते हैं, बट एक और होता है आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर, जो कि ना स्टेप अप करता है ना स्टेप डाउन, 1:1 के रेशो में रहता है, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका ट्रांसफॉर्मर। अब आप सर बताइए, सबसे पहले हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है कि वो कौन सी कॉमन चीज है जिसकी वजह से हम इसको अप्रोक्सीमेटली इलेक्ट्रिकल मशीन बोलते हैं। यहां आप लिख सकते हैं कि इट क्लोजली रिलेटेड टू, closely related to electrical machine, related to EM, electrical machine, क्लोजली बोल दिया हमने, है ना, आपका मन रखने के लिए, अदरवाइज ये मशीन नहीं है, क्लोजली बोल दिया। क्लोजली क्यों बोला हमने कि देखिए यहां पर क्या होता है, यहां पर कन्वर्जन में आपका जब कन्वर्जन होगा ना तो इसमें एक एक्शन होता है, एक फील्ड की जरूरत पड़ती है, इसको बोलते हैं एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये कन्वर्जन जो हो रहा है थ्रू द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थ्रू द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थ्रू द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो कन्वर्जन हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में हो रहा है। इन कन्वर्जन के बीच में क्या है, एक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन या एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो रहा होगा, तभी हम इसको क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन बोल रहे हैं। तो दो तीन चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी इलेक्ट्रिकल मशीन की डेफिनेशन बोलते टाइम पे। कंटिन्यूअस इलेक्ट्रो कंटिन्यूअस शब्द बोलना बहुत जरूरी है, कन्वर्जन बोलना तो है ही है, बट साथ में एक लाइन और बोलना, थ्रू द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और यही वो वर्ड है जिसकी वजह से हम ट्रांसफॉर्मर को अप्रोक्सीमेटली मशीन के अंदर रख देते हैं, अदरवाइज ये मशीन नहीं है, ठीक है। देखिए ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई और कोर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट होती है पहले और फिर इलेक्ट्रिकल में जाती है वापस। तो इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक, मैग्नेटिक से वापस इलेक्ट्रिकल। और आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हम इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करेंगे तो बिना मैग्नेटिक फील्ड के कोई भी डायरेक्ट कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट कन्वर्जन चाहे वो इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल हो, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल हो, बिना मैग्नेटिक एनर्जी के, बिना मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्ट कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। तो ये एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ही होगा, और ये एक कॉमन फीचर है जो यहां पर भी होता है, यहां पर भी होता है। इस वजह से हम अप्रोक्सीमेटली या क्लोजली बोल सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर अंडर द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, अदरवाइज नहीं होता है,
ठीक है, समझ गए? तो यहां से बहुत ही कॉन्सेप्चुअल आपसे चीजें पूछ सकते हैं। ये पिछले 5 मिनट के डिस्कशन से वाइवा वगैरह में काफी चीजें पूछी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो हम सिलेबस वगैरह पे नहीं आए, अब छोटी छोटी चीजों को समझ रहे हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ये एग्जांपल सीलिंग फैन और जनरेटर का मैंने ले लिया था। अब बात करें अगर हम पावर सप्लाई की, कि चलो पावर जनरेट कर लिया, सब कुछ हो गया। पावर हमारे पास 2 फॉर्म में अवेलेबल है ना। या तो पावर हम सप्लाई करते हैं या पावर को कंज्यूम करते हैं, यही चीज हो सकता है। पावर को स्टोर करके तो हम थोड़ी टेम्परेरी तौर पे बैटरीज में रख सकते हैं, बाकी लंबे ड्यूरेशन पे लार्ज फॉर्म में तो स्टोर नहीं कर सकते। तो पावर या तो सप्लाई होगा या कंज्यूम होगा। तो हम ये बोलेंगे कि इन दोनों का जो नेचर होगा, या तो वो डीसी नेचर होगा या फिर क्या होगा, एसी नेचर होगा। अब डीसी नेचर की अगर बात करें, तो डीसी नेचर की बात करें तो टाइम के साथ, सपोज करो ये करंट है ना, कैपिटल, डीसी में जितनी भी क्वांटिटीज होती है वो कैपिटल से डिनोट करते हैं हम लोग, पता है ना ये बात। चलो, तो टाइम एक्सेस और करंट का अगर देखें तो डीसी नेचर ऐसा होता है टाइम के साथ वेरी नहीं करता है, टाइम के साथ वेरी नहीं करता है, फिक्स्ड हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसको बोलते हैं हम लोग डीसी। और डीसी बेस्ड हमारे पास 2 तरह की मशीन है। डीसी बेस्ड हमारे पास 2 तरह की मशीन है। पहला डीसी मोटर एंड डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर, डीसी मोटर एंड डीसी जनरेटर, जो कि हमें पढ़ना है। अगर हम एसी बेस्ड पे आए तो एसी सिग्नल क्या है हमारे पास, एसी है ना, एसी अल्टरनेटिंग करंट, इसको स्मॉल से डिनोट करते हैं, स्मॉल वोल्टेज स्मॉल करंट, इस तरीके से। और इसका नेचर क्या होता है, अच्छा यहां पे हम लोग ओमेगा टी लिख देते हैं, है ना, टी नहीं लिखते। क्यों लिखते हैं, सब नेटवर्क थ्योरी वगैरह में बता रखा है मैंने। ठीक है, चलो, तो यहां पर अल्टरनेटिंग नेचर होता है, मतलब कि टाइम के साथ कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, या फिर ऐसा बोल सकते हैं अल्टरनेट पॉजिटिव एंड अल्टरनेट निगेटिव मिलता जाता है हमें। अब इस एसी बेस्ड मशीन में, है ना, जो इस तरह के सिग्नल को यूज करती है जो भी मशीन, उसको बोलते हैं एसी मशीन। जो ऐसे सिग्नल यूज करती है उसको क्या बोलते हैं, डीसी मशीन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख भी लो, डीसी मशीन है ना, इसको बोलते हैं हम लोग एसी मशीन, एसी मशीन। चलो, एसी मशीन के कौन से पार्ट होते हैं, अब देखो यहां से ध्यान से देखना। एसी मशीन में हमारे पास 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर। अब हमने क्लोजली रिलेटेड टू ट्रांसफॉर्मर बोल ही दिया है, तो चलो लिख देते हैं यहाँ पे, है ना, ट्रांसफॉर्मर। उसके बाद आता है हमारा इंडक्शन मशीन, ये भी एसी मशीन होती है। और उसके बाद आता है हमारा सिंक्रोनस मशीन। ये 3 कैटेगरी है। अब ट्रांसफॉर्मर में 2 टाइप और होते हैं। देखो, एक चीज और बता देता हूं कि जैसे एसी में आओगे, डीसी में बहुत ज्यादा माथापच्ची नहीं है, बहुत ज्यादा कैटेगरी नहीं है, डायरेक्ट करंट है, उसके बेसिस पे मोटर एंड जनरेटर है। बट एसी में क्या है, बहुत कैटेगरी है। यहाँ सिंगल फेज, 2 फेज, 3 फेज, 6 फेज, बहुत सारे फेजेस होते हैं। तो जनरली हमारे यूजी में क्या होता है, सिंगल फेज और 3 फेज में डील करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर भी हमारा सिंगल फेज भी हो सकता है या फिर 3 फेज भी हो सकता है। इंडक्शन मशीन भी सिंगल फेज भी हो सकती है या फिर 3 फेज भी हो सकती है। और यूजी में ज्यादातर सिंक्रोनस मशीन हम लोग 3 फेज में ही डील करते हैं, सिंगल फेज ना के बराबर, सिर्फ और सिर्फ हम लोग 3 फेज में ज्यादातर डील करते हैं। चलो, तो अब यहां पर फिर कैटेगरी हो जाएगी। ट्रांसफॉर्मर में स्टेप अप स्टेप डाउन 2 कैटेगरी हो गई। फिर इसमें अगर देखें हम लोग कि यहाँ पे मोटर एंड जनरेटर, फिर 2 कैटेगरी हो गई, मोटर एंड जनरेटर। यहां पर भी जनरेटर एंड मोटर दोनों कैटेगरी हो गई। अब इनका इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है। जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वहां पे जो जनरेटिंग प्लांट में हमारा जनरेटर होता है उसको बोलते हैं अल्टरनेटर। एक नाम और अल्टरनेटर होता है, यही अल्टरनेटर होता है, सिंक्रोनस जनरेटर, जिसको हम पॉपुलरली अल्टरनेटर भी बोलते हैं। तो ये वहां पे रखा रहता है। मोटर का भी, सिंक्रोनस मोटर का भी बहुत बड़ा रोल है, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में बहुत बड़ा रोल है। कांस्टेंट स्पीड ड्राइव जहां जहां चाहिए वहां हम सिंक्रोनस मोटर यूज करते हैं, तो इसका भी बहुत वाइड एप्लीकेशन है। जितना भी अर्थ के ऊपर 85% जो लोड का कंजप्शन है, जितना हम जनरेट करते हैं ना पूरी धरती पे इलेक्ट्रिसिटी, उसका 85%, 85% जो कंज्यूम करता है वो अकेला इंडक्शन मोटर करता है। तो ये इंडक्शन मोटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरेटर की यूटिलिटी काफी कम रह गई है, बट वो भी यूटिलिटी आपको पता होनी चाहिए। ट्रांसफॉर्मर की क्या यूटिलिटी है, तो भाई ट्रांसफॉर्मर के बिना तो एसी सिस्टम जिंदा ही नहीं हो सकता। आज जो एसी सिस्टम जिंदा है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मर की बदौलत है।
alive AC system is due to only transformer. Transformer is the integral part of our system, our power system. पावर सिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट है। इसके इंपॉर्टेंस अभी हम लोग थोड़ी देर बाद जब ट्रांसफॉर्मर स्टार्ट करेंगे तब आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। बाकी मैं डिटेल अभी नहीं डिस्कस कर रहा हूं, सारी डिटेल चीजें जब जब वो मशीन स्टार्ट होगी तब हम बात करेंगे, ठीक है। अभी शॉर्ट इंट्रो दे रहा हूं। अच्छा सर, और चीज होती है, स्पेशल मशीन्स नाम की भी कुछ चीजें होती है। हाँ बिल्कुल होती है, कुछ स्पेशल मशीन होती है, स्पेशल मशीन्स जो पर्टिकुलर किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए बनाई जाती है, बट इसकी कैटेगरी अलग नहीं होती, एसी डीसी से अलग नहीं होती। इन स्पेशल मशीन में समटाइम्स हम लोग डीसी यूज करते हैं, समटाइम्स एसी यूज करते हैं, है ना। तो दोनों ही एसी और डीसी मिला के, कभी डीसी मोटर का, कभी सिंक्रोनस मोटर का, कभी इंडक्शन मोटर का, कुछ ना कुछ प्रिंसिपल यूज करते हैं हम लोग स्पेशल मशीन या स्पेशल मोटर्स डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा कैटेगरी। अभी मैं सिलेबस के बारे में भी आऊंगा। चलिए, तो सबसे पहले हम देखें कि गेट का सिलेबस क्या है। गेट एग्जाम बहुत ही पॉपुलर एग्जाम है, उसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये गेट एग्जाम का पूरा सिलेबस रहा, चारों मशीन का इस तरीके से लिख रखा है। ये ईएससी का सिलेबस है, ये ईएससी का सिलेबस है, प्री और मेंस दोनों का, ठीक है। प्री एग्जाम में क्या होता है, एमसीक्यू टाइप होता है, और मेंस में क्या होगा, आपको कन्वेंशनल टाइप लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बढ़िया से, है ना, और ये वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, इसका भी ले लेना स्क्रीनशॉट। और ये है आपका एसएससी जेईई का सिलेबस। ये क्या है आपका एसएससी जेईई का सिलेबस, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, एसएससी जेईई का। अब ध्यान से देखना, इन तीनों सिलेबस को जब आप कंपेयर करोगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि 80-90% कंटेंट सेम है, 85 to 90% कंटेंट सेम है, वही के वही चीज अलग अलग तरीके से लिखी गई है। बस तीनों एग्जाम्स में ये डिफरेंस होता है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट होता है, लेवल अलग होता है। एसएससी जेईई में थोड़ा सा 2 स्टेप वाला क्वेश्चन पूछ लेंगे। गेट एग्जाम में चूंकि आपको टाइम ज्यादा दिया जा रहा है, तो 5 से 6 स्टेप वाला आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। ट्रांसफॉर्मर, डीसी मशीन, सिंक्रोनस मशीन, इंडक्शन मशीन, ये मशीन्स चेंज होने वाली नहीं है, ये मशीन्स तो वही के वही रहेगी। इनके बारे में एग्जाम के हिसाब से चेंजेस नहीं होगा, कॉन्सेप्ट वही होगा, उनका वर्किंग वही होगा, कंस्ट्रक्शन वही होगा, सब चीजें वही होगी। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट एग्जाम्स में डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेवल ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे। और मैं क्या करने वाला हूं इस पूरे इलेक्ट्रिकल मशीन में, ये अभी तक किया भी है मैंने इलेक्ट्रिकल मशीन में। मेरे पास बहुत सारे एसएससी जेईई वाले एस्पिरेंट भी मेरा इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़े हैं और सिलेक्ट हुए हैं, बट मैंने उनको पहले ही बोला था कि इलेक्ट्रिकल मशीन हमारा सिर्फ और सिर्फ गेट ओरिएंटेड रहने वाला है, और गेट का ही सिलेबस आप देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ एग्जाम्स में लगभग सेम ही होता है। हम ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं, इसलिए किसी भी स्टूडेंट को हम लोग क्लेम नहीं करते कि एसएससी जेईई का सिलेबस पढ़ाते हम। हाँ, जो पढ़ाया है ना वो जीरो से लगा के अल्ट्रा एडवांस लेवल तक पढ़ाया हमने, जीरो से लगा के अल्ट्रा एडवांस तक न्यूमेरिकल, थ्योरी सब कुछ कवर कराया है, जिसको आप डिफरेंट एग्जाम में आसानी से यूज कर सकते हो। बट हमें सिलेबस का एक बेंचमार्क लेके चलना पड़ता है, तो हमने गेट को सिलेबस का बेंचमार्क रखा, क्योंकि गेट के सिलेबस से बहुत सारा चीज ऑलमोस्ट 80-90% कवर हो जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट जो गेट का तैयारी कर रहे थे तो ब्लाइंडली इस कोर्स को ले सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, पहले कुछ वीडियो देखिएगा, सुनिएगा, आपकी और मेरी फ्रीक्वेंसी मैच होती है कि नहीं, उसके बाद आप परचेस करिएगा। और ईएससी वाले भी, प्योर ईएससी वाले हैं अगर, तो वो भी आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, करती है, उसके बाद लीजिएगा, अदरवाइज कोई भी डिफरेंस नहीं है। बट हम बता दें, फिर भी हम क्लेम नहीं करते। सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे इंस्टीट्यूट क्लेम करते रहते हैं, हम नहीं करते, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ किसका करेंगे, गेट का सिलेबस आपको कवर करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एक छोटा सा टॉपिक पता चले इस एग्जाम में इसमें नहीं है ना, वो 10-15% में रह गया, तो स्टूडेंट आता है सर आपने तो बोला था एसएससी का करवाएंगे, हमारा तो कोई भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं हुआ। तो ये नहीं चाहते हम लोग। आप डेफिनेटली ये गारंटी जरूर दे रहा हूं मैं कि एक बार इलेक्ट्रिकल मशीन आप मुझसे पढ़ेंगे, तो मैं ये सोच के पढ़ाता हूं कि एक स्टूडेंट मेरा कोर्स एक ही बार पढ़े जिंदगी में। क्योंकि आपको सही बताऊं ना, तो जिंदगी में किसी सब्जेक्ट को पढ़ने का इंटरेस्ट एक ही बार डेवलप होता है, जो हाईएस्ट इंटरेस्ट है। 50%, 60%, 70%, 80% इंटरेस्ट हमेशा बनेगा, बट 100% इंटरेस्ट जिंदगी में एक ही बार डेवलप होता है। तो मैं ये सोचता हूं कि मेरा इलेक्ट्रिकल मशीन अगर पढ़े बच्चा, तो कम से कम वो मशीन दोबारा उसे कहीं पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, उसको सारे कॉन्सेप्ट, सारे न्यूमेरिकल और इस तरीके से कि ताकि वो भूले नहीं,
बहुत इजी वे में करके बताऊं, ठीक है। तो जो मुझसे पढ़े होंगे उनको पता भी होगा कि किस तरीके से हम लोग डील करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा सिलेबस का। बाकी इस सिलेबस को मैं डिटेल वर्जन में भी जब जब जो मशीन चालू होगी तो डिटेल वर्जन में आपको बताऊंगा। चलो तो ये रहा सिलेबस के किस ऑर्डर में मैं चलने वाला हूं। सबसे पहले मैं ट्रांसफार्मर कवर करूंगा जिसमें सिंगल फेस पहले, फिर 3 फेस, ठीक है। उसके बाद डीसी मशीन कवर करेंगे, उसके बाद इंडक्शन मशीन कवर करेंगे, फिर सिंक्रोनस मशीन करेंगे। और ये स्पेशल मशीन्स कभी आपका अच्छा डिमांड रहा तो हम कवर कर देंगे, अदरवाइज गेट के सिलेबस में ये 4 मशीन ही है। हाँ, ईएससी या फिर एसएससी जेई में कुछ स्पेशल मशीन के सिर्फ एप्लीकेशन पूछे जाते हैं, मुश्किल से 2-3 घंटे का काम है ये। अगर टाइम मिला, आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो स्पेशल मशीन भी करवा देंगे। 2-3 घंटे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब 90, 100, 200, 150, 120 to 110 आवर्स का ये पूरा इलेक्ट्रिकल मशीन होने वाला है ना। और जहां पे स्पेशल मशीन भी अगर टाइम मिला तो करवा देंगे, ठीक है। बट गेट के सिलेबस में स्पेशल मशीन नहीं है, सिर्फ 4 मशीन ही आपसे पूछी जाती है। अब सर ये इंस्ट्रूमेंटेशन क्या बोला है? 2021 गेट 2021 से इंस्ट्रूमेंटेशन में भी इलेक्ट्रिकल मशीन का पार्ट ऐड हुआ है। तो उसमें ट्रांसफार्मर जो कि सिंगल फेस और इलेक्ट्रिकल मशीन इंडक्शन मशीन 3 फेस, ये 2 आपको पढ़ना है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले स्टूडेंट का भी ध्यान रखा जाएगा प्रॉपर, और उनको भी ये सारा का सारा डील कराया जाएगा, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हम अगली क्लास से ट्रांसफार्मर स्टार्ट करेंगे और इसकी ब्यूटी देखेंगे कि व्हाई ट्रांसफार्मर इज सो इंपॉर्टेंट, व्हाई इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर पावर सिस्टम। इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट का रहता है कि सर न्यूमेरिकल कितना हो जाएगा। ये पूरा का पूरा जो कोर्स कंप्लीट होते होते तकरीबन 400 प्लस न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे, और मजेदार तरीके वाले, ठीक है। 400 प्लस क्वेश्चंस करेंगे। इन्हीं क्वेश्चंस को 3-4 बार करके चले जाइएगा, कोई भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ठीक है गाइस। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांसफार्मर के साथ। ओके, थैंक यू।